संविधान के हर पन्ने पर है जीत का नक्शा और आप देख रहे हैं द आर्टिकल मैप 395 के डे 8 में आपका वेलकम करती हूँ मैं अर्चना सिंह। पिछले 7 दिनों में हमने देश चलाया, कानून बनाया और न्याय भी किया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार आपकी जेब से लिए टैक्स के एक एक पैसे का क्या करती है? क्या वो पैसा सही जगह खर्च हो रहा है या कोई बड़ा घोटाला तो नहीं हो रहा? इस बात का पता कौन लगाता है? आज हम बात करेंगे भारत के सबसे शक्तिशाली फाइनेंशियल डिटेक्टिव यानी कि कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, आर्टिकल 148 से 51 तक के बीच। आज 5 मिनट के वीडियो में आपको बनाएंगे सरकारी ऑडिट का मास्टर। कल हमने डे 7 में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से 147 को समझा, जो संविधान की रक्षा करता है। लेकिन आज हम जिस पद की बात कर रहे हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी क्यों कहा? क्योंकि अगर न्यायपालिका अधिकारों की रक्षा करती है तो कैग देश के खजानों की रक्षा करता है। चलिए इस चौकीदार के अधिकारों को हम लोग डिकोड करते हैं। तो भारतीय संविधान के कैग के अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत क्या क्या कहा गया है, इसके बारे में आज की पूरी वीडियो में बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे बहुत इलेबोरेटेड डाटा दिया गया है, ये आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ भी सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें दी गई हैं, मैं उसे एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में आप लोगों को समझाती हूँ। आर्टिकल 148 के अंतर्गत नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई है। सोचिए एक ऐसे डिटेक्टिव की जिसे सरकार खुद नियुक्त करती है, पर वो सरकार के खिलाफ ही रिपोर्ट देता है। ये मुमकिन कैसे हो सकता है, इसके बारे में आज की कहानी में चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 148 यह इस पद की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। शपथ और कार्यकाल की बात करते हैं तो ये 6 साल का होता है। 65 ईयर्स की आयु तक ये लोग काम करते हैं। हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो इन्हें हटाना उतना ही मुश्किल है जितने सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना मुश्किल होता है। पोस्ट रिटायरमेंट की बात करते हैं। एक बार रिटायर होने के बाद कैग भारत सरकार के अधीन कोई और पद धारण नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? ताकि वो निष्पक्ष होकर ऑडिट कर सके बिना किसी भविष्य के लालच के। आप ये सब यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते। जो भी टॉपिक मैंने यहाँ पढ़ाया है, जैसे कि सेवानिवृत्ति के बाद प्रतिबंध, यहाँ पर ये सारा अभी हमने बता दिया कि क्यों नहीं हटाया गया, क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान ये इन्हें किसी भी प्रलोभन से बचा। अब हम बात करेंगे कि इस डिटेक्टिव के हाथ में कौन कौन सी शक्तियाँ होती है, मतलब कौन से खातों की लेखा परीक्षा कर सकता है। तो सब 149 आर्टिकल के अंतर्गत ये आता है। इसमें मैं सारा ये आपको प्रोवाइड करवा दिया है डाटा, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में एक अच्छे से समझा देती हूँ। तो आर्टिकल 149 के तहत ये कैग के कर्तव्यों और शक्तियों को तय करने का हक संसद को देता है, मतलब कि संसद ही इसकी कर्ताधर्ता होती है। इसका मुख्य काम होता है ऑडिट करना। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सरकारी नीतियाँ, कैग के पास सबकी फाइलें चेक करने का हक होता है। तो ये केंद्र सरकार के खातों की जांच करती है, संचित निधि और कास्मिक निधि की जांच करती है। इसके अलावा लाभ और व्यापार की जांच कर सकती है, अनुदान और ऋण की जांच कर सकती है। केंद्र सरकार के अंतर्गत सरकारी खातों की लेखा परीक्षा भी करती है और इसके अंतर्गत ये व्यापक लेखा परीक्षा का अधिकार होता है। यहाँ पूरे डिटेल में पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। राज्यपाल को ये रिपोर्ट देते हैं राज्य सरकार का जब लेखा ऑडिट करते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पे स्थानीय निकाय का ऑडिट करते हैं, निष्पादन लेखा परीक्षा करते हैं। यहाँ पर ये लोग सार्वजनिक उपक्रमों का भी लेखा परीक्षा करते हैं, जिसके अंतर्गत सरकारी कंपनियाँ आती हैं, निगम और बोर्ड आते हैं, इनके अंतर्गत अनुदान प्राप्त संस्थाएं आती हैं। आर्टिकल 150 जो कि यहाँ पर डिटेल में नहीं बताया गया, आगे आने वाले बुलेट पॉइंट में बताया जाएगा, मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। 151 से पहले ये कहता है कि संघ और राज्यों के खातों का स्वरूप फॉर्मेट जो होता है वो कैसा होना चाहिए। ये राष्ट्रपति कैग की सलाह पर तय करते हैं, मतलब कि जो फॉर्मेट होता है वो राष्ट्रपति तय करेंगे, बट सलाह लेंगे कैग से। यानी खतौनी लिखने का तरीका भी डिटेक्टिव ही बताएगा। चलिए आगे बात करेंगे अब यहाँ पर आर्टिकल 151 की। पूरी जांच करने के बाद डिटेक्टिव अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो आर्टिकल 151 में कहा गया है कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, केंद्र के लिए, और राज्यपाल को देता है राज्यों के लिए, और फिर राष्ट्रपति इसे संसद के पटल पर रखता है।
यहाँ एंट्री होती है लोक लेखा समिति की, पीएसी की। पीएसी इस रिपोर्ट को पढ़ती है और कैग को अपना मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक मानती है। इसके अलावा जब आर्टिकल 151 में रिपोर्ट तैयार करता है, संसद में प्रस्तुत करता है, लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है। पूरी प्रक्रिया दी गई है। अब हम इसकी आधुनिक चुनौतियां और समकालीन सुधार की बात करते हैं। तो समकालीन चुनौतियों में डिजिटल लेन देन हो गया है, कर्मचारियों की कमी हो गई है, यहाँ पर त्वरित प्रतिवेदन मतलब कि समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी से प्रभावशीलता में यहाँ कमी आ गई है, ये हम इसमें लिख सकते हैं। आधुनिकीकरण के प्रयास में डिजिटल ऑडिट कर देना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए कर्मचारियों को, पारदर्शिता लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर्स में नया क्या चल रहा है। तो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है जो कि वन नेशन वन एंटिटी ऑडिट सिस्टम राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत लेखा परीक्षण का नया मानक स्थापित कर रहे हैं। एआई और डेटा एनालिस्ट कैग ने सरकारी खर्चों की जांच के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग शुरू किया है, जिससे घोटालों की पहचान तेजी से हो सके। ब्लू इकोनॉमिक ऑडिट, भारत के समुद्री जहाज और तटीय विकास परियोजनाओं के ऑडिट पर कैग ने जो भी नवीनतम जानकारी साझा की है उसको बहुत सराहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सीक्रेट टिप की। तो कैग का नाम जो होता है कंट्रोलर होता है, मतलब कि नियंत्रक, लेकिन भारत में इनके पास पैसा निकालने से पहले रोकने की शक्ति नहीं होती। ये सिर्फ खर्च होने के बाद ऑडिट करते हैं। अब क्या ही फ़ायदा ऐसे ऑडिट का, ब्रिटेन के कैग के पास इससे ज़्यादा पावर होती है। सीक्रेट नंबर 2 की बात करें तो क्या आप जानते हैं कैग का वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होने, यानी संसद में इस पर वोटिंग नहीं की जा सकती है। इसके बाद सीक्रेट नंबर 3 है 2G घोटाला और कोलगेट घोटाला जैसे बड़े खुलासे कैग के रिपोर्ट्स के कारण ही हुए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने उस प्रहरी को समझा जो अंधेरे में भी भ्रष्टाचार की गंध को सूंघ लेते हैं। तो भाग 5 द यूनियन यहाँ पर कंप्लीट होता है, जो हम अब तक करते आ रहे थे क्लासेस में। कल डे 9 में हम शुरू करेंगे भाग 6 राज्य सरकारें द स्टेट्स। देखेंगे कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल की पावर क्या होती है। आज का आपका होमवर्क दे दूं तो कमेंट में बताइए कि भारत के पहले कैग कौन थे। वीडियो को शेयर करें और तैयारी को अपनी जीत में बदलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सक्सेस।